गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल साइंस चैप्टर 2 का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है एवोगैड्रो का नियम। तो आप सभी लोग अपना अपना कॉपी और पेन निकाल लीजिए और शुरू हो जाइए नोट्स बनाने के लिए। तो नियम किनका है? एवोगैड्रो का है। एवोगैड्रो कौन? तो एवोगैड्रो एक महान वैज्ञानिक, एवोगैड्रो का नियम। एवोगैड्रो एक महान वैज्ञानिक और इन्होंने अपना एक नियम दिया, बहुत ही प्यारा सा नियम। वो नियम क्या है? मान लीजिए कि हम 3 कंटेनर ले रहे हैं और 3 कंटेनर में अलग अलग गैस ले रहे हैं। इसमें है ऑक्सीजन गैस, इसमें है नाइट्रोजन गैस और इसमें है मीथेन गैस। ये 3 कंटेनर, तीनों में अलग अलग गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, मीथेन गैस। और यहाँ पर टेम्परेचर को भी हम क्या कर दे रहे हैं? सब हर एक का टेम्परेचर भी क्या है? समान है और हर एक का दबाव भी क्या है? समान है। ठीक है। और तीनों जो गैस लिए हैं सबका आयतन भी क्या है? समान है। समझ में आया? मान लीजिए कि ये जो ऑक्सीजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस 2 लीटर है, ये नाइट्रोजन भी कितना है? 2 लीटर, और ये CH4 यानी कि मीथेन भी कितना है? 2 ही लीटर है। यहाँ पर टेम्परेचर भी समान है और दबाव भी समान है। ठीक। तो नियम क्या कहलाता है कि अगर गैस का आयतन भी समान होगा तो सब में अणुओं की संख्या भी क्या होगी? समान होगी। कहने का मतलब क्या है कि यदि यहाँ पर 2 लीटर ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या यानी कि ऑक्सीजन के जो अणु होंगे यदि यहाँ पर 100 होंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर 2 लीटर में ऑक्सीजन के जो अणु होंगे वो 100 होंगे, तो अगर नाइट्रोजन भी 2 ही लीटर है तो इसमें भी अणुओं की संख्या कितनी होगी? 100 ही होगी। यदि मीथेन भी 2 ही लीटर है तो इसमें भी अणुओं की संख्या कितनी होगी? 100 ही होगी। तो यही नियम कहता है अगर आयतन समान रहेगा सभी गैसों का तो अणुओं की संख्या भी क्या होगी? समान होगी। ठीक। तो नियम को लिखते हैं, समान ताप और दाब पर, समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या, उनके अणुओं की संख्या समान होती है। समझ में आया? समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में उनके अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। यही किनका नियम है? यही महान वैज्ञानिक जिनका नाम क्या है? एवोगैड्रो, इनका नियम है। अगर आयतन समान रहेगा तो अणुओं की संख्या भी क्या होगी? समान होगी। अच्छा, अब क्या होगा कि यदि हम लोग आयतन को बढ़ाना शुरू करेंगे। आयतन को बढ़ा रहे मतलब क्या कि ज्यादा मात्रा में और ऑक्सीजन लाकर डाल रहे हैं, और ज्यादा मात्रा में यदि और ऑक्सीजन लाकर डालेंगे तो अणुओं की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। तो देखिए, आयतन को बढ़ाने से अणुओं की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। आयतन के बढ़ाने से अणुओं की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। यानी कि क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि आयतन जो है सीधे समानुपाती है किसके? अणुओं की संख्या के। तो एवोगैड्रो के नियम से हम लोग ये लिख सकते हैं क्या कि आयतन सीधे समानुपाती होता है किसके? अणुओं की संख्या से। समझ में आया ना? माना किसी गैस का आयतन कितना है? V है, तथा अणुओं की संख्या को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? N से। तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। समझ में आया? क्या लिख सकते हैं हम लोग? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। आयतन जो है सीधे समान, आयतन के बढ़ाने से, ये तो नॉर्मल भाई, आयतन के बढ़ाने से अणुओं की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। तो यही क्या है? एवोगैड्रो का नियम। समझ में आया ना? दिख रहा? बिल्कुल। अब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ लिए चार्ल्स लॉ, हम लोग पढ़ लिए बॉयल्स लॉ और हम लोग पढ़ लिए एवोगैड्रो का नियम। जब हम लोग चार्ल्स और बॉयल्स लॉ पढ़े थे तो उसके बाद हम लोग क्या किए थे? दोनों नियम को मिला दिए थे। अब तो हम लोग तीनों ही नियम पढ़ लिए, तो इस बार हम लोग क्या करेंगे? तीनों नियम को ही मिला देंगे। ठीक है। तो तीनों नियम को अगर हम लोग मिलाएंगे तो क्या होगा? इस चीज को अब मैं मिटा रहा हूं। तो बॉयल, चार्ल्स और एवोगैड्रो का सम्मिलित
सम्मिलित रूप। ठीक है, बॉयल चार्ल्स और एवोगैड्रो का क्या है, सम्मिलित रूप। क्या होगा दोनों तीनों का सम्मिलित रूप? तो तीनों का सम्मिलित रूप सबसे पहले माना किसी निश्चित मात्रा m वाली गैस का आयतन भी है, आयतन भी, दबाव P तथा परम ताप T है। ठीक, तो हम लोग बॉयल के नियम से क्या लिख सकते हैं? बॉयल के नियम से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि भी जो है सीधे समानुपाती है 1/P के। बिल्कुल, यही ना हम लोग बॉयल के नियम में पढ़े हैं, भी जो है सीधे समानुपाती है 1/P के। और यहाँ क्या क्या स्थिर है? यहाँ T स्थिर है, यहाँ T स्थिर है। याद करिए बॉयल के नियम में क्या स्थिर होता था? तो बॉयल के नियम में तापक्रम और मात्रा स्थिर होता था। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या स्थिर है? T यहाँ पर स्थिर है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा, T स्थिर हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स के नियम से, चार्ल्स के नियम से हम लोग क्या लिख सकते हैं? भी जो है सीधे समानुपाती होता है किसके? परम तापक्रम के। और इस बार यहां पर क्या कांस्टेंट है? तो यहाँ P स्थिर है। याद करिए चार्ल्स के नियम में दबाव और मात्रा स्थिर होता था। अब किसके नियम के अनुसार? जो अभी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि एवोगैड्रो का नियम। तो एवोगैड्रो के नियम के अनुसार क्या लिख सकते हैं हम लोग? एवोगैड्रो के नियम के अनुसार तो हम लोग लिख सकते हैं एवोगैड्रो के नियम के अनुसार भी जो है सीधे समानुपाती होता है किसके? n के। बिल्कुल दिख रहा है, हाँ। तो भी जो है सीधे समानुपाती होता है किसके? n के। और इस बार बताइए मेरे को कि यहाँ पर क्या कांस्टेंट है? नियम याद करिए, समान ताप और दाब पर, यानी कि यहाँ पर ताप भी समान है और दाब भी समान है, दोनों ही क्या है? स्थिर है। ताप और दबाव दोनों, यहाँ T तथा P स्थिर है। अब क्या करेंगे? तीनों को मिला देंगे। बिल्कुल, तीनों को मिलाने क्या होगा जब यदि तीनों को मिलाएंगे? तो देखिए तीनों को अगर मिलाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं भी जो है सीधे समानुपाती होगा किसके? Tn/P के। अगर इस तरह से लिख रहे हैं तभी भी हम लोगों की नियम में कोई परिवर्तन नहीं, अभी भी जो है सीधे समानुपाती है P के, अभी भी जो है सीधे समानुपाती है T के, और अभी भी जो है सीधे समानुपाती है n के, अणुओं की संख्या के। अब अपने को एक नियम पता है, वो नियम क्या है? तो नियम में वेरिएशन का साइन हटता है तो आता है इक्वल टू देकर एक कांस्टेंट, और यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट लेंगे Rtn/P। यहाँ पर कांस्टेंट हम लोग क्या लेंगे? R यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है भाई, R यहाँ पर क्या है? मोलर गैस स्थिरांक। R यहाँ पर क्या है? मोलर गैस स्थिरांक। अब यहाँ पर P को यहाँ इधर की तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? Vp इक्वल टू nRT, Vp इक्वल टू nRT। और इस Vp इक्वल टू nRT यह एक इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन को भी हम लोग क्या कहते हैं? आदर्श गैस समीकरण। वाह, आदर्श गैस समीकरण दिख रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये हुआ हम लोगों का तीनों का सम्मिलित रूप। चलिए ठीक है, हो गया। अब इस चीज को मैं इरेज कर रहा हूं। अब एक फॉर्मूला होता है अनुद्रव्यमान, फॉर्मूला होता है, क्या होता है? m। अनुद्रव्यमान बराबर होता है WRT बटे में PV। ये अनुद्रव्यमान बराबर फॉर्मूला होता है, दिख रहा? हाँ, m इक्वल टू WRT बटे में PV। ठीक, जहां पर m मतलब क्या होता है? m मतलब होता है अनुद्रव्यमान, और W मतलब क्या होता है? W मतलब होता है गैस का द्रव्यमान, दिए हुए गैस का द्रव्यमान। ठीक है, गैस का द्रव्यमान। R मतलब मोलर गैस स्थिरांक,
ठीक है। T मतलब परम ताप, P मतलब दबाव और V मतलब क्या होता है, आयतन। ये सब तो आपको पता है। अपने को इसी वाले रिलेशन को क्या करना है, फाइंड करना है। कहां से फाइंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ आदर्श गैस इक्वेशन। ठीक है, आदर्श गैस इक्वेशन की सहायता से हम लोग इस चीज को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। तो हम लोग मान रहे हैं कि माना किसी गैस का द्रव्यमान ग्राम में, किसमें, ग्राम में W है तथा उसका अनुद्रव्यमान कितना है, M है। ठीक, N क्या होता है, अब हम लोग क्या पढ़े हैं, N क्या होता है, तो N हम लोग पढ़े हैं कि N होता है मोलर, सॉरी N होता है अणुओं की संख्या, और N होता है, N जो होता है इसके मोलों की संख्या भी होता है। ठीक, N अणुओं की संख्या, और अणुओं की संख्या को हम लोग मोलों की संख्या भी बोल सकते हैं। तो N तथा मोलों की संख्या, ठीक है, या फिर अणुओं की संख्या, ठीक। अब देखिए, तो ये अणुओं की संख्या यानी कि मोलों की संख्या यानी कि n बराबर क्या होता है, तो n बराबर फॉर्मूला होता है W बटे में m। n बराबर क्या फॉर्मूला होता है, n बराबर फॉर्मूला होता है W बटे में n, याद रहेगा। n बराबर फॉर्मूला होता है W बटे में n, याद रहेगा ना। अब अपने को पता है कि हम लोग जानते हैं, क्या हम लोग जानते हैं आदर्श गैस समीकरण के अनुसार PV इक्वल टू nRT। अपने को यही पता है ना, आदर्श गैस समीकरण के अनुसार हम लोग क्या पता है कि PV इक्वल टू nRT। अब देखिए यहाँ पर PV इक्वल टू n के जगह पर क्या हम लोग ये पुट कर सकते हैं, पुटिंग, तो हम लोग W बाई M पुट कर सकते हैं। ये इक्वेशन मान लीजिए कि 1 है और n के वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो W बाई M RT। अब अपने को m लाना है, तो PV को बराबर को उधर रखते हैं, तो m बराबर क्या हो जाएगा, WRT बटे में PV हो गया। आए कि नहीं समझ में, समझ में आया ना। अब देखिए, अपने को ये पता है कि गैस का घनत्व, ठीक है, गैस का घनत्व जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, D से, और D बराबर क्या होता है, D बराबर होता है गैस की मात्रा बटे में आयतन। घनत्व तो यही होता है कि इतने आयतन में कितना मात्रा है, मास बाई आयतन इक्वल क्या, डेंसिटी यानी कि घनत्व। तो देखिए W बाई V इक्वल टू क्या होता है, D। अच्छा, तो हम क्या W बाई V की जगह पर D पुट कर सकते हैं, तो अगर हम लोग W बाई V की जगह पर D पुट करेंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, हम लोग को प्राप्त होगा M बराबर D RT बाई P। समझ में आया ना। तो ये एक फॉर्मूला होता है, और इस फॉर्मूला के बेस पर हम लोग क्या आता है, न्यूमेरिकल आएगा। ठीक, जल्दी से इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। अब इसी फॉर्मूला से संबंधित एक न्यूमेरिकल करते हैं, इस चीज को मिटा रहे हैं हम। तो न्यूमेरिकल है किसी गैस का एक ग्राम 7 डिग्री सेल्सियस तापक्रम एवं दो वायुमंडलीय दबाव पर आयतन कितना है, 410 मिलीलीटर, ठीक, मिलीलीटर है। गैस का आणविक द्रव्यमान क्या निकालना है, गैस का आणविक द्रव्यमान याद कीजिए, और अपने को दे दिया गया है क्या, R इक्वल टू 0.082 लीटर एटमोस्फेयर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ठीक, ये चीज हम लोग को दे दिया गया है। क्या निकालना है अपने को, तो अपने को निकालना है गैस का आणविक द्रव्यमान। ठीक, जल्दी से बना लीजिए आप लोग, आई होप कि बन गया होगा।
नहीं बने तो पोस्ट करके बनाइए। ठीक, तो पोस्ट करके जल्दी से बना लीजिए, इसके बाद हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो हम लोग को क्या पूछ रहा है, आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। आणविक द्रव्यमान निकालना है, मतलब क्या निकालना है, कैपिटल एम। याद रखिए, याद करिए, हम लोग आणविक द्रव्यमान किस चीज को बोलते थे, कैपिटल एम को। तो अपने को यहाँ पर क्या निकालना है, कैपिटल एम। तो सबसे पहले तो जो चीज दिया रहता है उस चीज को लिखते हैं। गैस का क्या दिया है, किसी गैस का 1 ग्राम वो मात्रा होता है, ठीक है। तो हम लोग 1 ग्राम यानी कि दिया गया है क्या दिया गया है, W दिया गया है, कितना है, 1 ग्राम। दिया गया है टेम्परेचर, तो T 7, और ये किसमें है, डिग्री सेल्सियस में। तो अपने को पता है कि डिग्री सेल्सियस से किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, केल्विन में। और ये भी पता होगा आप लोगों को कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन करने के लिए क्या करते हैं, जल्दी से बोलिए। बिल्कुल, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड करते हैं। तो हम लोग भी इसमें क्या करेंगे, जैसे ही इसमें 273 ऐड करेंगे, यह डिग्री सेल्सियस बदल जाएगा इसमें केल्विन में, यानी कि 280 केल्विन। ये हो गया। अब क्या बोला गया है, वायुमंडलीय दबाव, यानी कि P दे दिया गया है 2 वायुमंडलीय दबाव, ठीक है, 2 एटीएम, 2 एटमॉस्फेरिक। वायुमंडलीय दबाव कितना है, 2 एटीएम, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया गया है। और आयतन भी दिया गया है भाई, आयतन कितना है, 410 मिलीलीटर। चलिए बहुत बढ़िया, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मिलीलीटर, तो हम लोग क्या निकालना है, अपने को निकालना है आणविक द्रव्यमान। और हम लोग को पता है कि आणविक द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल M इक्वल टू, हम लोग को पता है कि होता है कि W/m/r/t बटे में, और कुछ होता है क्या, W/m/r/t बस, बटे में P भी, हाँ यही होता है, M/r/t बटे में P भी। चलिए हो गया। तो हम लोग को R का वैल्यू भी यहाँ पर दे दिया गया, 0.082 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ठीक, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो हम लोग का ये दिया गया है लीटर में है, और यहाँ पर हम लोग किसमें है, मिलीलीटर। मिलीलीटर से लीटर बदलने के लिए क्या करते हैं, मिली सेंटी डेसी लीटर, यही ना, ऊपर से नीचे आना है, मिली सेंटी डेसी लीटर, ऊपर से नीचे आना है। और ऊपर से नीचे आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो भाग देंगे, कितना से भाग देंगे, 3 सीढ़ी नीचे आ रहे हैं, 1 2 3 सीढ़ी नीचे आ रहे हैं, तो हम लोग 1000 से भाग देंगे। जैसे ही इसमें हम लोग भाग देंगे 410 को 1000 से, यह मिलीलीटर किसमें बदल जाएगा, लीटर में। ठीक, अब 0 से 0 कट गया, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 2 0 है, तो 2 अंक के पहले दशमलव, यानी कि 0.41 लीटर, 0.41 लीटर हो गया। 0.41 क्या आया है, लीटर। अब 0.41 मिली सेंटी डेसी लीटर, हाँ 0.41 लीटर। अब इसमें सब में वैल्यू पुट करते हैं। ये क्या है, W किस में दिया गया है, W दिया गया है ग्राम में, तो ग्राम में कितना है, 1 इंटू R का वैल्यू 0.082 इंटू T का वैल्यू 280 बटे में M का वैल्यू, अरे भाई M W/T बटे में P, M यहाँ पर है, और P का वैल्यू कितना है, एटमॉस्फेरिक 2 इंटू V का वैल्यू कितना है, V मतलब वायुमंडलीय, V मतलब आयतन, और आयतन यहाँ पर कितना है 4, 0.41। अब इस चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के फलस्वरूप जो आंसर आएगा वही हम लोगों का आंसर होगा, सिंपल। ठीक, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट करना आसान है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो यही हम, इसके बाद आंसर आप लोग निकालिए और निकाल कर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करिए, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या होगा, आंसर, जो कि M का वैल्यू होगा। हो गया, आसान था। चलिए मिटा रहे हैं इस चीज को। फिर एक वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है, गैलुसा, और इन्होंने भी आयतन संबंधित अपना कुछ नियम दिया है। वो नियम क्या है, तो नियम है, समान ताप और दाब पर 2 या 2 से अधिक गैसें समान आयतन में क्रिया करें। ठीक, समान और ताप और दाब पर, समान ताप और दाब पर, ताप भी क्या है, समान है, और दबाव भी क्या है, समान है, और 2 या 2 से अधिक गैसें के समान आयतन में यदि क्रिया करें तथा क्रियाफल भी क्या हो, गैस ही हो, तो क्रियाफल का आयतन भी क्रियात्मक गैस के साथ समानुपात में होगा। क्या कहते हैं, समान ताप और दाब पर 2 या 2 से अधिक गैसें समान आयतन में क्रिया करें और क्रियाफल भी गैसीय हो, गैस है, ये दोनों भी गैस है, तो ये भी क्या हो, गैसीय हो। तो क्या नियम कहता है, क्रियाफल का आयतन, इसका जो आयतन होगा,
क्रिया कारक के साथ सरल अनुपात में होगा। यही नियम है, आएगा समझ में ना। नियम क्या है, समान ताप और दाब पर 2 या 2 से अधिक गैसें समान आयतन में क्रिया करें और क्रियाफल भी गैस ही हो तो क्रियाफल का आयतन भी क्रियात्मक गैस के साथ सरल अनुपात में होगा। ये बोले हैं कौन, गेरो सर। अच्छा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एवोगैड्रो का नियम। तो एवोगैड्रो जी एक और बात बोले हैं क्या, एवोगैड्रो के नियम से, हाँ एवोगैड्रो के नियम से क्या एवोगैड्रो जी बात बोले हैं कि किसी भी गैस का आयतन कितना होता है, तो एसटीपी या फिर एनटीपी, एनटीपी आप लोगों को पता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को सामान्य ताप स्टैंडर्ड टेम्परेचर तथा 76 सेंटीमीटर पानी के स्तंभ के दबाव को क्या कहते हैं, सामान्य दाब कहते हैं। ठीक, तो एसटीपी पर या फिर एनटीपी पर किसी भी गैस का आयतन, किसी भी गैस का आयतन कितना होता है, हमेशा होता है 22.4 लीटर। ये एक बात निश्चित होता है भाई, एसटीपी पर या फिर एनटीपी पर किसी भी गैस का आयतन जो कितना होता है 22.4 लीटर। ठीक, और कुछ सोचने वाला बात ही नहीं है जब ये बोल कर चले गए। तो इसके साथ इन्होंने एक और बात बोला है क्या, कि किसी भी गैस का आणविक जो द्रव्यमान होता है, आणविक द्रव्यमान, किसी भी गैस का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो आणविक द्रव्यमान उस गैस के वाष्प घनत्व का 2 गुना होता है। आणविक द्रव्यमान क्या होता है, उस गैस के वाष्प घनत्व का 2 गुना होता है। आणविक द्रव्यमान क्या होता है, वाष्प घनत्व का 2 गुना। आणविक द्रव्यमान को हम लोग डिनोट करते हैं n से और वाष्प घनत्व Vd है 2 into वेपर डेंसिटी। तो आणविक द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा 2 into वेपर डेंसिटी। अब एक क्वेश्चन है कि यदि किसी गैस का आणविक द्रव्यमान यदि 16 तो उसका Vd कितना होगा। ठीक, आणविक द्रव्यमान कितना है 16, तो Vd कितना होगा। अब देखिए अपने को पता है कि m बराबर क्या होता है 2 into Vd। अब Vd का वैल्यू निकालना है तो 2 को बराबर के इधर भेजेंगे, तो अपने को पता है कि 2 इधर गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। तो n का वैल्यू कितना है 16/2, यानी कितना आ गया 8। ठीक, वाष्प घनत्व आ गया 8। वाष्प घनत्व तो आधे का जाएगा आणविक द्रव्यमान के। एक क्वेश्चन है यदि किसी गैस का Vd, इस बार वाष्प घनत्व ही यदि 32 हो तो m यानी कि आणविक द्रव्यमान कितना होगा।